नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन एवं निःशुल्क प्लेटफॉर्म आपनो सिलेक्शन पॉइंट पर। ये एक वो यूट्यूब चैनल है जहां पर आपको निःशुल्क रूप से राजस्थान जीके की क्लासों का अध्ययन लगातार करवाया जा रहा है। और इसके अलावा जो हमारी ये क्लासें हैं वो किस पर आधारित है, वो आरबीएससी और एनसीईआरटी की बुक और इसके अलावा हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो किताबें हैं उन पर आधारित है। और हमारे इस निःशुल्क ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी नई अपडेट होती है, नई सूचना है, उसको भी हम लगातार आपको अवगत करवा रहे हैं। अब हम बात करते हैं आज के इस वीडियो के बारे में। आज का ये जो वीडियो है वो रीट पात्रता परीक्षा यानी कि राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा होती है उसके पाठ्यक्रम को लेकर के, और उसके पाठ्यक्रम में कौन कौन सी किताबें पढ़नी है और किस प्रकार उसकी तैयारी करनी है, उसका पूर्ण रूप से हम विश्लेषण आज के इस वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें रीट की जो पात्रता परीक्षा होती है वो किस प्रकार उसकी तैयारी करनी है, उसके एग्जाम होने की संभावना कब तक है, और जो रीट में भावी जो भी भर्ती होने वाली है वो कितने पदों तक हो सकती है, कितनी बड़े पदों पर हो सकती है, उन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि रीट की जो पात्रता परीक्षा होती है उसमें सब्जेक्टों का चयन कैसे करें, जो दो लैंग्वेज के सब्जेक्ट आते हैं उनका चयन कैसे करें, किसको पहले नंबर पर रखें और किसको दूसरे नंबर पर रखें, और पहले और दूसरे नंबर पर रखने के पीछे जो कारण क्या है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा साइकोलॉजी है, शिक्षण विधियां हैं, और जो हमारा मेन विषय है चाहे वो एसएसटी का हो या साइंस का हो या हिंदी का हो, तो उसके लिए हमें कौन सी बेस्ट किताबें का उपयोग करना चाहिए उन पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है। और इसके अलावा ये जो वीडियो है वो विशेष रूप से एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए है, परंतु इसके साथ साथ जो साइंस मैथ वाले और हिंदी वाले और अंग्रेजी वाले अभ्यर्थी हैं वो भी ये वीडियो देख लें, उनके लिए भी यह बेहद ही शानदार रहेगा। क्योंकि रीट पात्रता परीक्षा में मेन विषय है वो ही चेंज होता है, और उस मेन विषय को कहां से और किस प्रकार पढ़ना है, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों, तो शुरू से लेकर के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहे, और जो भी अभ्यर्थी रीट पात्रता परीक्षा या रीट के मेन परीक्षा की तैयारी करे हैं, ये वीडियो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है साथियों, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। और एक विशेष सूचना कि आज की वीडियो में हम ये भी तय करेंगे कि हम एक से लेकर के जो 150 पर्सन आते हैं उनका सफर किस प्रकार कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा हम अपने पात्रता परीक्षा में किस प्रकार अंक ला सकते हैं और किस प्रकार बेस्ट से बेस्ट तैयारी कर सकते हैं, उन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो शुरू से लेकर के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहे। चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आज के इस वीडियो में सबसे पहले जो सामान्य बेसिकली बातें हैं उनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे व्यक्तियों के मैसेज आए थे कि सर जो रीट पात्रता परीक्षा हुई थी 2022 से पहले 2021 में हुई थी, क्या उसकी वैलिडिटी आजीवन है या उसकी वैलिडिटी वैधता 3 साल के लिए है। तो इन सभी मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। राजस्थान की सरकार के नियमानुसार पुराने प्रमाण पत्रों की वैधता को लेकर के स्थिति कुछ इस प्रकार है, यानी कि रीट की जो पात्रता परीक्षा है उसकी वैधता को लेकर के कुछ नियम बनाए हुए हैं राजस्थान सरकार के द्वारा। वो नियम कुछ किस प्रकार के हैं उनको देख लेते हैं। कि केवल 2022 रीट 2022 और उसके बाद की परीक्षा ही आजीवन मान्य है, यानी कि ये बात आप स्पष्ट रूप से ध्यान में रख लेना और क्लियर कर लेना कि 2022 से पहले की जो रीट परीक्षा हुई थी उनकी वैधता मात्र 3 साल के लिए थी, परंतु रीट अधिनियम राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा अधिनियम 2022 के अनुसार राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग ने यह स्पष्ट रूप से ऐलान कर दिया था, और ये कानून भी बना दिया गया था कि जो परीक्षा 2022 के बाद में होगी रीट के पात्रता से संबंधित वो ही आजीवन रहेगी,
उससे पहले यानी कि जो 2021 में हुई थी वो आजीवन नहीं है, उसकी वैधता 3 साल के लिए ही थी। यानी कि स्पष्ट है कि 2021 में जो रीट के अभ्यर्थी थे, रीट पात्रता परीक्षा दी थी जिन अभ्यर्थियों ने, उसकी पात्रता 2024 में समाप्त हो चुकी है। ठीक है, तो वो 3 वर्ष के लिए ही थी। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रख लेना है। ठीक है, मैं एक बार पुनः बता देता हूं कि यहां पर मैंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि 2022 और उसके बाद की परीक्षा ही आजीवन मान्य है। यानी कि 2022 के बाद में जो रीट पात्रता परीक्षा हुई थी वो ही मान्य है। 2021 में जो रीट पात्रता परीक्षा हुई वो मान्य है नहीं है। उसके जो वैधता है वो मात्र 3 साल के लिए ही थी, जो कि 2024 में समाप्त हो चुकी है। अगला पॉइंट देखते हैं कि रीट 2021 में लेवल फर्स्ट या लेवल सेकंड के लिए इसकी वैधता पहले के नियम के अनुसार परिणाम जारी होने से केवल 3 वर्ष के लिए थी, जो अब वर्तमान में समाप्त हो चुकी है। ठीक है, इन दोनों पॉइंटों का सार एक ही है, वो आपको मैंने बता दिया है कि 2022 से पहले जो भी रीट परीक्षा हुई थी, रीट पात्रता परीक्षा, उसकी वैधता मात्र कितने सालों के लिए थी? 3 सालों के लिए थी। लेकिन 2022 के बाद में जो रीट पात्रता परीक्षा हुई है उसकी वैधता आजीवन है। ठीक है, यहां पर हमारी बातें सभी क्लियर हो जाती है और हम आगे बढ़ते हैं। आरटेट या रीट की पुराने सभी प्रमाण पत्र जो अपनी 3 या 7 वर्ष की तय सीमा पूरी कर चुके हैं वे रद्द हो चुके हैं, यानी एक्सपायर हो चुके हैं और उन्हें दोबारा वैध नहीं माने जाएंगे, जो 2021 से पहले है। ऊपर वाली बात ही है सेम। ठीक है, अब हम बात करते हैं रीट लेवल 2 के अभ्यर्थियों के लिए। कक्षा 6 से 8 के लिए जो स्तर होता है लेवल 2, जो बीएड धारी होते हैं वो ही लेवल 2 में एलिजिबल होते हैं। बीएसटीसी वाले होते हैं वो लेवल फर्स्ट यानी कि एक से लेकर के 5वीं तक की जो क्लास टीचर होते हैं वो होते हैं। हाँ, इनमें बस यही फर्क है कि वो रीट लेवल फर्स्ट है और रीट लेवल सेकंड है, परंतु जो सैलरी मिलती है, जो सैलरी आपको मिलती है वो थर्ड ग्रेड टीचर की ही मिलती है, दोनों की बराबर ही होती है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट लेवल से है तो उनकी कम है, सेकंड लेवल से है उनकी अधिक है, ऐसा नहीं है। रीट यानी कि वो थर्ड ग्रेड की ही एक वैकेंसी है, उसे 2 पार्टों में बांट दिया गया है। 2 पार्टों में बांट दिया है। जो बीएसटीसी धारी है यानी कि जो 12वीं करते ही सीधा बीएसटीसी करता है 2 सालों की, तो वो तो कर सकता है 1 से 5वीं तक की क्लास टीचर की तैयारी। और जो बीएड धारी है जो कि बीए के बाद में होती है या 12वीं के बाद में बीए बीएड साथ में होती है, तो उसके लिए क्या होता है कि कक्षा 6 से 8 तक यानी कि रीट लेवल 2 का होता है। रीट लेवल फर्स्ट में सभी सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट में, और रीट लेवल सेकंड में आपका एक सब्जेक्ट बनता है, वो कोई सा भी हो सकता है, हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक या गणित या साइंस, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आपका हो सकता है। ठीक है साथियों, तो ये हमारी जो आज की वीडियो है वो पात्रता परीक्षा को लेकर के है, उसके मुद्दे पर चर्चा करते हैं। यहां पर किस प्रकार अंकों का और प्रश्नों का विभाजन किया गया है वो एक बार देख लीजिए कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित आपका जो खंड ए होगा उसमें 30 प्रश्न आएंगे और 30 प्रश्न 30 अंकों के होंगे, एक प्रश्न 1 अंक का। दूसरा प्रश्न है कि दूसरा भाग में आएगा भाषा फर्स्ट और तीसरे भाग में आएगी भाषा सेकंड। अब इसमें से आपको कौन सी भाषा फर्स्ट परखनी है और कौन सी भाषा सेकंड परखनी है उस पर हम चर्चा आगे करेंगे। ठीक है, आगे हमारा पूरा सिलेबस पर पाठ्यक्रम पर विस्तृत चर्चा करेंगे तो हम वहां पर उसकी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो रीट लेवल फर्स्ट है और रीट लेवल सेकंड है उसमें। ठीक है, तो जो सेकंड लैंग्वेज है भाषा की उसमें भी 30 प्रश्न आते हैं, 30 अंकों के होते हैं। ठीक है, अगला जो पार्ट रहेगा वो मूल सब्जेक्ट का रहेगा कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है, गणित का है, विज्ञान का है, सामाजिक विज्ञान है या हिंदी है। ठीक है, उसमें आपके 60 प्रश्न आएंगे, वो भी 60 अंकों के होंगे। ठीक है, तो यहां तक हमारी सभी बातें हो जाती है क्लियर। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, इसके पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये है रीट लेवल, रीट की जो पात्रता परीक्षा है उसका मेन सिलेबस जो कि 2024 में जारी हुआ था, उसके बाद में इसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया।
ये है सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट है जिसमें भारतीय सभ्यता संस्कृति है, एसएसटी वालों के लिए है। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, वेद, जैन एवं बौद्ध धर्म, महाजनपद काल है, मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य एवं गुप्तोत्तर काल है। और गुप्तोत्तर काल में इसके राजनीतिक इतिहास, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, साहित्य, स्थापत्य, भारतीय संस्कृति के प्रति योगदान और 600 से लेकर के 1000 ईस्वी, यानी कि ये वो काल है हर्ष के काल का, हर्षवर्धन आया था ना उसके काल का, या जो हुण शासक आए हैं, या 1000 में जो गुर्जर प्रतिहार शासक आए हैं, उन सभी को हमें इसमें अध्ययन करना है। ठीक है। और मौर्य और गुप्त काल में क्या होता है कि प्रारंभ में तो क्या था कि राज शासकों को ही शामिल किया जाता था और उसके प्रशासन की व्यवस्था, लेकिन अब इसमें संशोधन कर दिया है कि उसका राजनीतिक इतिहास, यानी कि उनका जो शुरुआत से लेकर के अंत तक, उसके अलावा उनकी प्रशासनिक व्यवस्था, और इसके अलावा उन्होंने अर्थव्यवस्था, साहित्य और स्थापत्य कला में जैसे मंदिर निर्माण है, किसी ग्रंथ का निर्माण है, कोई विभिन्न प्रकार की काव्य रचनाएं की गई है, जैसे गुप्त काल को श्रवण काल कहा जाता है। तो उन सभी पॉइंटों के बारे में हम सभी को अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है। और भारतीय संस्कृति में गुप्त और मौर्य शासकों का जो योगदान है, अब जैसे साहित्य और स्थापत्य वाला जो पॉइंट है वही संस्कृति में आ जाता है। ठीक है। आगे 600 से ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक बृहत्तर भारत में जो भी विकास कार्य किए गए हैं, जो गुप्तोत्तर, यानी कि गुप्त, जैसे पहले मौर्य आया, मौर्य के बाद में गुप्त आए थे। अगर ऐसा होता कि मौर्य और मौर्योत्तर, तो हम गुप्तों का अध्ययन ही करते थे, परंतु अब इसमें क्या है कि मौर्य दिया गया है और गुप्त साम्राज्य, और गुप्तोत्तर यानी कि गुप्त साम्राज्य के बाद में भारत में जिस भी राजवंश का विकास हुआ था, उनके द्वारा भारत में साहित्य में, संस्कृति के क्षेत्र में जो भी योगदान दिया गया, तो उनको सभी का अध्ययन करने पड़ेगा। क्योंकि पाठ्यक्रम थोड़ा विस्तृत रूप में हो गया है, तब हमें क्या करना है कि एक एक पॉइंट को बड़े ही विस्तार से देखना पड़ेगा। अब हमारा जो वीडियो है वो लाने का कारण भी यही था कि जैसे ये जो हम क्लासें बनाएंगे, हम ये जो आज का वीडियो बनाएंगे, उसमें हम ये चीज तय कर लेंगे कि कौन सा टॉपिक हमें कहां से पढ़ना है। देखने में तो ये सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा पड़ेगा, परंतु आप अगर सही मार्गदर्शन में रहे, सही स्टिक दिशा में चले, तो आपको ये सिलेबस भी बहुत कम लगेगा। ठीक है साथियों, तो इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम एकदम बहुत ही शानदार तरीके से हमने एक व्यू रचना बनाकर लाए हैं, जिसका हम आगे चर्चा करेंगे। इसके बाद में जैसे मध्यकाल एवं आधुनिक काल है, इसमें हम चोल साम्राज्य उसको के बारे में भी देखना पड़ेगा। दक्षिण में भक्ति और सूफी आंदोलन है, मुगल राजपूत संबंध है, मुगल का प्रशासनिक व्यवस्था है। अब इसमें देख लो कि मुगलों के सभी शासकों का हमें अध्ययन नहीं करना है, सिर्फ उन शासकों का अध्ययन करना है जो मुगलों के साथ संबंध रखते हैं। ठीक है। और उनका उन्हीं के संदर्भ में अध्ययन करना है। अब जैसे अकबर ने सैकड़ों बयान किए थे, तो उन सैकड़ों बयानों को हमें ध्यान में नहीं रखना है। बाबर ने बयान किए थे, उनको बयान में नहीं रखना है। जैसे अकबर के समय कौन था? मेवाड़ का शासक था महाराणा प्रताप, तो उनके साथ उनके संबंध, मारवाड़ के शासक चंद्रसेन के साथ उनके संबंध, और इसके अलावा राय सिंह बीकानेर के साथ उनके संबंध, जयपुर के आमेर के शासक मानकित सिंह के साथ उनके संबंध। तो उनके संदर्भ में ही हमें इनका अध्ययन करना है और ज्यादा अध्ययन नहीं करना है। ठीक है। उसके बाद में देखो लो मुगल प्रशासन। तो मुगल प्रशासन में क्या होगा कि उनके द्वारा, जैसे बाबर है, अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है, औरंगजेब है, हुमायूं है, इनके द्वारा जो प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की गई थी, उन्हीं का अध्ययन करना है। ठीक है। और इसके अलावा मध्यकाल में जो स्थापत्य कला का विकास हुआ था, उनका भी हमें अध्ययन करना है। ठीक है। उसके बाद में ये तो हो गए मध्यकाल के। आधुनिक काल में जैसे अंग्रेजों की नीति भारतीय राज्यों के प्रति, 1857 का भारतीय विद्रोह संग्राम, भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव, पुनर्जागरण एवं सामाजिक सुधार, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसे 2 चरणों में बांटकर किया गया था, उदारवादी और उग्रवादी आंदोलन। सामाजिक सुधारवादी कौन कौन थे? जैसे राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती है, स्वामी विवेकानंद जी है, रामकृष्ण परमहंस है, तो और ऐसे और भी है, ज्योतिबा फुले है। तो इनके द्वारा भारत में सामाजिक सुधार, यानी कि समाज के जो दलित वर्ग के तबके के जो लोग थे, जिनका शोषण उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा किए जाते थे, तो उनके द्वारा
इन सभी सामाजिक सुधारवादियों के द्वारा जो समाज में समानता का माहौल बनाया गया था, विकास किया गया था, उन सभी पॉइंटों के बारे में हमें अध्ययन करना पड़ेगा। इतिहास में आपको देखने में तो ये टॉपिक छोटे छोटे लगेंगे, परंतु थोड़े विस्तृत रूप में थोड़े खिंडे हुए हैं, परंतु हम इसे निश्चित किताबों में बांधकर ही अध्ययन करेंगे। क्योंकि कोई भी तैयारी आसान कैसे होती है, कोई भी तैयारी कठिन कैसे होती है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि वो तैयारी आसान हो जाती है जब हम शुरुआत में ही उसकी एक व्यू रचना बना लेते हैं कि हमें इन किताबों से यही मैटर पढ़ना है, इसके अलावा और कोई भी किताब हमको नहीं देखनी है। क्योंकि क्या होता है कि शुरुआत में हम नए नए आते हैं, हमें कोई गाइडेंस करता नहीं है कि भाई आपको ये किताबें, तब हम क्या करते हैं, किसी कोचिंग से जुड़ते हैं, और कोचिंग वाले क्या होते हैं, हर रोज एक नई किताब आपको देते रहते हैं। ठीक है कि ये फलाना टॉपिक आपको वहां से पढ़ना है, ये टॉपिक वहां से पढ़ना है, तो वो तो एक प्रकार का कह सकते हैं कि वो एक प्रकार का धंधा सा हो गया। परंतु जो सच्चा आदमी होगा, जो सच्ची मेहनत करेगा, जो सच्चे अभ्यर्थियों के लिए जो मेहनत करेगा, वो आपको एक ही राय देगा कि आपको जो व्यू रचना बनानी है वो शुरुआत में बना लिया। हाँ, करंट अफेयर्स के कुछ मुद्दे होते हैं, उनको हम क्या होते हैं, समय के अनुसार हम बदल लेते हैं कि इस किताब से पढ़ना है, इस किताब से ये टॉपिक पढ़ना है, इस किताब से हमें ये टॉपिक पढ़ना है, वो तो बात जायज है। परंतु क्या होगा कि टॉपिकों को, जैसे इतिहास में पहले हमने शुरुआत में जैसे कोई सीकवाल पब्लिकेशन की पढ़ ली और बाद में वो ही कहते हैं कि सीकवाल की पढ़ ली, अब आप अवनी को पढ़ो। एक चीज मान के चलो कि जब हमें कोई भी टॉपिक एक किताब से पढ़ करके वही टॉपिक दूसरी किताब से पढ़ते हैं तो उसकी लैंग्वेज अलग हो जाती है, और हमारी जो तैयारी का जो लेवल होता है वो भी धीरे 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 हम कठिन होता जाता है, और हम उसमें उलझते जाते हैं, और हम उसे सही दिशा में आकर के तैयारी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें इस प्रकार के जो गुमराह करने वाले हैं उनसे हमें सावधान रहना है, सतर्क रहना है। मैं आपको यही बात बताऊंगा कि आपको कौन सी किताबें कहां से लेनी है, कैसे पढ़नी है, उसके अलावा आपको कहीं पर भी आपको परिवर्तन नहीं करना है। विश्वास रखिएगा, गलत दिशा में आपको लेकर के नहीं जाऊंगा। जो चीज मुझे समझ में नहीं आई या जो किताबें मेरे को समझ में नहीं आई, मैं आपको स्पष्ट रूप से जवाब भी दे दूंगा कि ये चीज अब मेरे समझ से बाहर है। परंतु जहां तक हो सकता है कि 99% मैं आपकी इस रीट एग्जाम की जो मेन परीक्षा है, चाहे वो पात्रता परीक्षा है, उसको सफल बनाने में, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जितनी मेहनत कर सकता हूं मैं और मेरी टीम, वो उतनी मेहनत करेंगे। परंतु मेहनत पूरी सच्ची होगी और 100% होगी। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं राजनीति से संबंधित कुछ टॉपिक आएंगे, जिसमें भारतीय संविधान का निर्माण, उसकी विशेषताएं, उद्देशिका, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, कानूनी एवं सामाजिक न्याय, लिंग बोध, जेंडर परसेप्शन, बाल अधिकार, बाल संरक्षण, लोकतंत्र में निर्वाचन एवं मतदाता जागरूकता, इन सभी टॉपिकों को भी हम देखेंगे। लेकिन देखेंगे कौन सी किताबों के बारे में, उसको भी हम देखेंगे। कि आपको एक चीज याद रखना है कि इस सामाजिक न्याय, लिंग बोध, बाल अधिकार, बाल संरक्षण एवं लोकतंत्र में निर्वाचन और मतदाता जागरूकता से संबंधित कोई अगर एनसीईआरटी की किताब मिलती है तो आपको वहीं से अध्ययन करना है। मैंने देखी है, मुझे अभी तक वो सामने नहीं आई है, अगर जैसे ही सामने आती है तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको वो किताबें पढ़नी है। ठीक है, इसके अलावा जैसे ये भारतीय संविधान का निर्माण है, विशेषता है, तो ये सभी आपको जो एनसीईआरटी की किताब है उनसे ही पढ़ना है, और इसके अलावा आपको एक अलग से गाइड भी मैं बता दूंगा, उससे भी अध्ययन करना है। और किताबें और गाइड में साथ साथ क्यों बता रहा हूं, उसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि मेरे पास इतना ज्यादा समय भी नहीं बचता है कि मैं आपको हर टॉपिक करवा दूं। ठीक है, राजस्थान जीके तो मैं आपको करवा ही रहा हूं, जहां तक मैं कोशिश करूंगा जितना सिलेबस मैं करवा सकता हूं उतना मैं सिलेबस करवाने की प्रयास करूंगा ऑनलाइन। ठीक है, और ऑफलाइन का जैसे जैसे शुरू होता है तो उसके बारे में भी आपको प्रारंभ में ही सूचना दे दी जाएगी और उससे बारे में अवगत आपको करवा दिया जाएगा। तो ठीक है, ये एनसीईआरटी की किताबों और प्लस आपको एक गाइड से पढ़ना है। गाइड से पढ़ने का कारण है कि एनसीईआरटी में फैक्ट कम होते हैं, एनसीईआरटी में फैक्ट कम होते हैं, उसमें ज्ञानवर्धक जो शब्द होते हैं वो ज्यादा होते हैं, और वर्तमान में ज्यादातर पेपर 70% तो ज्ञान पर आधारित होता है और 30% आपको फैक्ट पर होता है। तो 70% तो हम एनसीईआरटी से करेंगे और 30% है वो किससे करेंगे, आपको उन्हीं गाइडों से करना है जो मैं आपको बता दूंगा। यही बात है, जैसे सरकार वाला टॉपिक है, इसमें राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद,
राज्य सरकार, पंचायती राज, नगरीय स्वशासन, इन सभी के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जिला प्रशासन एवं न्यायपालिका के बारे में। ठीक है, उसके बाद में अगला जो टॉपिक आता है भूगोल से संबंधित है, पृथ्वी एवं हमारा पर्यावरण, भारत का भूगोल और राजस्थान का भूगोल एवं संसाधन। ये जो 3 टॉपिक है उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे पृथ्वी एवं हमारा पर्यावरण में जो टॉपिक है सौरमंडल, अक्षांश, देशांतर, पृथ्वी की गतियां, वायुदाब, पवने, चक्रवात, प्रतिचक्रवात, महासागरीय परिसंचरण, ज्वालामुखी, भूकंप, पृथ्वी के जलवायु कटिबंध, परिमंडल, पर्यावरणीय समस्या, ये सभी के सभी टॉपिक आपको सिर्फ 2 किताबों में मिलेगी। एक आरबीएससी की किताब है और एक एनसीईआरटी की किताब है। वो भी मैं आपको बता दूंगा कौन सा मॉडल है और कहां से वो आपको प्राप्त हो सकती है। ठीक है, भारत का भूगोल है उसके लिए भी आपको मैं बता दूंगा, कक्षा 9 से लेकर के कक्षा 9, 10 और 11 इन तीनों में एक भूगोल की किताब लगती है, जो जिसमें भारत भूगोल से संदर्भ के ही टॉपिक होते हैं। वो आपको सिर्फ इन 3 किताबों से पढ़ना है और कहीं से भी आपको नहीं पढ़ना है। राजस्थान का भूगोल है तो राजस्थान के भूगोल को लेकर के एक बात आती है कि राजस्थान का भूगोल कक्षा 6 से लेकर के जो 8 तक की जो किताबें आती है, हमारा राजस्थान अध्ययन, हमारा राजस्थान करके जो किताब आती है उनसे पढ़ना है आपको, और इसके अलावा हरिमोहन सक्सेना की जो किताब है वो पढ़नी है, और आपको कहीं से भी देने नहीं करना है। अब बात करते हैं राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की कला संस्कृति। इनमें आपको क्या करना है, 109 और 10 के बीच की जो किताब है अभी जो चल रही है आरबीएससी की किताब है, जिसमें कक्षा 9 में और कक्षा 10 में 9 की किताब है इतिहास से संबंधित, और जो 10वीं की किताब है वो राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति दोनों से संदर्भ में संबंधित है, वो किताबें पढ़नी है। और इसके अलावा अगर आप वो किताबें भी नहीं पढ़ना चाहते हो तो मत पढ़ो, आपको सिर्फ आपनो सिलेक्शन पॉइंट यानी कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर राजस्थान के इतिहास से संबंधित तमाम क्लासें हमने डाल दी है, और कला संस्कृति की क्लासें चल रही है, वो ही आपको पढ़ने हैं। उनके नोट्सों की पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। इसके अलावा शिक्षा शास्त्र से संबंधित जो मुद्दे हैं फर्स्ट और सेकंड, इसमें आपको एक गाइड लेकर आनी है, किस पब्लिकेशन की लानी है वो भी बता देंगे। और इसके अलावा एक किताब और है जो कॉलेज में भी लगती है, शिक्षा शास्त्र से संबंधित है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया इसके पाठ्यक्रम पर चर्चा। और हम देखते हैं जैसे रीट लेवल फर्स्ट में सेकंड में जो साइकोलॉजी के टॉपिक है, जैसे बाल विकास से संबंधित है, व्यक्तिगत विभिन्नता, व्यक्तित्व से संबंधित, बुद्धि से संबंधित है, अधिगम से संबंधित है, समायोजन से संबंधित है, अभिप्रेरणा से संबंधित है, और जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा है 2005, और इसके अलावा शिक्षा का अधिकार 2009 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति। और इसके अलावा इस बार एक नया टॉपिक भी ऐड किया गया था 2024 वाले में कि राजस्थान की समसामयिक बाल कल्याणकारी शैक्षिक योजना। इन सभी के बारे में आपको बता दूंगा कि कौन सी किताबों से कहां से पढ़ना है। अब बचता है हमारे 2 बीच वाले पार्ट कि भाग 1 और भाग 2, उसमें भाषा का चयन कैसे करना है वो हम आगे अब चर्चा करेंगे। चलिए साथियों, अब शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो में आगे कि कौन कौन सी किताबों का रखना है। यहां पर ऊपर तो हमने सीधा रैंडमली बता दिया है, अब यहां पर किताबों का नाम भी लिखा होगा टॉपिक के अकॉर्डिंग। खंड 1 में 30 प्रश्न आते हैं 30 अंकों के, खंड 2 में भी 30 प्रश्न 30 अंकों के, खंड से 3 में भी 30 प्रश्न 30 अंकों के, और खंड 4 में भी 60 प्रश्न आएंगे 20 अंकों के। पहले खंड में मनोविज्ञान आएगी, साइकोलॉजी, दूसरे खंड में भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड, और तीसरे में आपका जो सब्जेक्ट आता है सामाजिक विज्ञान है या विज्ञान है या गणित है वो। ठीक है साथियों, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किताबें कौन सी हैं। कि जैसे पहला टॉपिक है हमारा बाल है विकास एवं शिक्षण विधियों से संबंधित 30 प्रश्न 30 अंक आएंगे। तो इसके लिए आपको क्या पढ़ना है, आपको जो गाइड पढ़नी है वो है पीडी पाठक की। ये ऑथेंटिक बुक है, कॉलेजों में भी लगती है, आपको हर बुक डिपो से आपको मिल जाती है पीडी पाठक की। अगर नहीं मिलती है तो आप ऑनलाइन भी उसे ऑर्डर कर सकते हैं, अमेजोन पर भी मिल सकती है। ठीक है, तो पीडी पाठक की आपको किताब रखनी है। उसके साथ साथ आपको सीखवाल पब्लिकेशन की जो रीट के पाठ्यक्रम के अनुसार किताब है वो भी आपको ध्यान में रखनी है। पीडी पाठक में आपको हर चीज बेहद ही शानदार तरीके से समझाई गई है, वो रखनी है। और जो सीखवाल पब्लिकेशन है इसको लाने का पीछे रीजन क्या था कि सीखवाल पब्लिकेशन में क्या कि जैसे ही एक टॉपिक कंप्लीट होता है तो उसके प्रश्नोत्तरों पर चर्चा की करवाई जाती है,
प्रश्नोत्तर है उसके लगभग 500-600 तक, इस प्रकार के एक फायदा वो। दूसरा ये होगा कि जैसे पीडी पाठक है तो ये तो एक गाइड है, किताब है, तो उसमें हो सकता है कि कुछ टॉपिक ना ऐड हो और वो टॉपिक आपको जो पात्रता परीक्षा के अकॉर्डिंग है वो आपको इस पब्लिकेशन में मिल जाएगी। ठीक है, तो साइकोलॉजी में सिर्फ आपको ये 2 ही किताबें पढ़नी है, इसके अलावा आपको कोई भी किताबें नहीं पढ़नी। अगर आपने अभी पहले भी आप तैयारी कर रहे हो तो उन व्यक्तियों के लिए क्या बात है कि अगर आपने पीडी पाठक नहीं पढ़ी है तो वो तो आपको 100 में से 100% पढ़नी ही पड़ेगी। इसके अलावा अगर आपने साइकोलॉजी में कोई गाइड जैसे अवनी की है या कलाम की है और या फिर सीकवाल की है या कोई और गाइड है जैसे वंदना जादौन मैडम की है, तो अगर वो आपके पास है तो आप वो ही पढ़ लो, सीकवाल मत पढ़ो। अगर आप फ्रेश ईयर हो, आप पहली बार तैयारी कर रहे हो, तो उनके लिए ये किताबें बेस्ट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इसमें आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में क्या होगा कि अगर आप नेट से सर्च करके इसके बारे में अगर आप जानकारी प्राप्त करते हो, हालांकि इसकी एक एनसीईआरटी की किताब है, मैंने सर्च की थी वो मुझे मिली नहीं, एक दो मैंने बुक डिपो पर भी पता किया था, वहां पर भी वो नहीं थी। अगर आप नेट से संदर्भ से देखते हो तो इससे आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूं। आपको सीकवाल पब्लिकेशन या अवनी पब्लिकेशन, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की जो रीट में टॉपिक लगते हैं वो सभी अगर दिए हुए हैं तो आप इन दोनों गाइडों में से एक को ले आना, दोनों मत लेके आना। ठीक है, ये ऑप्शनल है, ये दोनों ऑप्शनल है, आपको इनमें से किसी एक को चयन करना है। अगर सीकवाल जाते हो तो आपकी इच्छा है और अवनी लाते हो तो भी आपकी इच्छा है, दोनों ही किताबें बहुत ही शानदार है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं कि राजस्थान की समसामयिक बाल कल्याणकारी एवं शैक्षिक योजना, इनके बारे में आपको कहां से पढ़ना है। तो इनके लिए आपको जैसे क्रोनोलॉजी आती है वो भी आपको ध्यान में रखनी है। अगर क्रोनोलॉजी आपको ध्यान में नहीं रख पाते हो तो राजस्थान सूजस की जो डेली आती है और मासिक भी आती है वो आपको ध्यान में रखनी है। डेली अगर आप प्रिंट देखना चाहते हो तो उसकी डेली के 2 या 3 पेज आते हैं, वो आप राजस्थान सूजस की जो ऑनलाइन साइट है वहां से आप प्राप्त कर सकते हो। और अगर मासिक रूप से देखें तो वो आपको बुक डिपो पर प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, राजस्थान सूजस की किताब है, उसमें बाल कल्याण से संबंधित, सिर्फ और सिर्फ बाल कल्याण से संबंधित जो शैक्षिक योजनाएं हैं केवल आपको उनका ही अध्ययन करना है और करंट अफेयर्स में आपको कोई भी टॉपिक अध्ययन नहीं करता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है जो पहला पार्ट है। साइकोलॉजी में आपको पीडी पाठक रखनी है, पीडी पाठक और सीकवाल की, और क्योंकि पीडी पाठक से अवधारणाएं स्पष्ट होगी। ये देखो यहाँ पर सलाह लिखी गई है, ये देखो यहाँ पर सलाह लिखी गई है कि पीडी पाठक से आपकी अवधारणा स्पष्ट होगी और फिर सीकवाल से प्रश्नों का अभ्यास होगा। इसीलिए वो आपको किताबें मैंने बताई है कि आपको इन किताबों से पढ़ना है। अगर सीकवाल नहीं है तो अवनी भी चलती है, अच्छी किताब है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये होगी साइकोलॉजी के बारे में, भाग 1 के बारे में हमने पूर्ण रूप से चर्चा कर ली है। आगे देखते हैं। अगर आपको कोई चीज समझ में ना आए तो मैं नीचे कॉन्टेक्ट नंबर भी दे दूंगा, टेलीग्राम हमारा चैनल भी है, आप उसका भी लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप वहां पर अपनी जो भी समस्या है वो बता देना, नंबर भी दे दूंगा, वहां पर भी आप मैसेज करके उन समस्याओं के बारे में पूछ सकते हैं। और अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो आप 1 या 2 बार इसे वीडियो को वापस चलाकर भी देख सकते हो। खंड 2 और 3 में भाषा आती है, भाषा प्रथम और भाषा सेकंड। अब इन भाषा का चयन आपको किस प्रकार करना है कि जो भाषा प्रथम आती है वो थोड़ी सी कठिन लेवल की होती है। जो भाषा प्रथम होती है, नहीं सॉरी, जो भाषा सेकंड होती है वो कठिन लेवल की होती है और जो भाषा प्रथम होती है वो थोड़े आसान लेवल की होती है। तो आसान लेवल पर आपको जो कठिन भाषा है उसका चयन करना है। जैसे लगभग क्या होता है कि संस्कृत और अंग्रेजी ही होते हैं, 3 सब्जेक्ट होते हैं मेन, संस्कृत, अंग्रेजी और हिंदी। हिंदी को आपको दूसरी भाषा के रूप में ही चयन करना है। संस्कृत और अंग्रेजी है, अगर अंग्रेजी आपकी बेस्ट है तब आप, जैसे मान लो कि कोई बच्चा ऐसा है जैसे वो संस्कृत और अंग्रेजी लेना चाहता है तो उसके लिए संस्कृत को आपको पहले पार्ट पर ही रखना है उसमें, क्योंकि उसमें कुछ टॉपिक माइनस में हो जाएंगे सेकंड है भाषा की अपेक्षा में।
और संस्कृत क्या है, सभी भाषाओं की जननी है। तो जो माता होती है, जो सभी भाषाओं की जननी होती है, वो मूल भाषा होती है। और मूल भाषा को समझना बहुत ज्यादा कठिन होता है। मूल भाषा को समझना बेहद ही कठिन होता है। इसीलिए मैंने आपको बताया है कि आपको फर्स्ट पर कौन सी भाषा रखनी है, संस्कृत रखनी है। ठीक है, अगर आप अंग्रेजी लेना चाहते हो तो भी आप फर्स्ट पर अंग्रेजी रख लेना, और सेकंड पर आपको हिंदी ही रखनी है। अगर आपके जैसे कोई सब्जेक्ट पंजाबी बनता है तो पंजाबी ले लो, पंजाबी जितनी आसान कोई भाषा है ही नहीं। जब हमने तैयारी की थी तो हमने पहले पर रखा था हिंदी को और दूसरे पर रखा था पंजाबी को। पंजाबी इतनी आसान भाषा है, अगर आपने हिंदी की ग्रामर कर लिया है तो पंजाबी को सिर्फ आपको भाषा के जो शब्द पहचान होते हैं, जैसे 35 अक्षर होते हैं गुरुबाणी में, वो आपको 35 अक्षरों की बनावट और पढ़ना और लिखना आना चाहिए, बाकी और उसमें कुछ भी नहीं है। हमने जब पेपर दिए थे तब हमारे जो पंजाबी भाषा थी उसमें 30 में से 30% हमारे सही भी हुए थे, रीट पात्रता परीक्षा। ठीक है, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप इसका चयन भी कर सकते हो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएगी तो वो आपकी इच्छा है, परंतु आपको जो कठिन भाषा है उसको आपको पहली भाषा में ही आपको रखना है, क्योंकि वो भाषा उसमें क्या होगा कि थोड़े टॉपिक कम आएंगे जिससे हम आसानी से उसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भाषा का चयन आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। ठीक है, तो भाषा प्रथम पर आप अंग्रेजी या संस्कृत रख सकते हो और भाषा द्वितीय पर आपको हिंदी ही रखनी है। ओके साथियों, तो यहां पर आपको सभी चीजें समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो एक बार मैं पुनः बता देता हूं कि भाषा प्रथम पर आपको जो कठिन भाषा है वो ही रखनी है, क्योंकि कुछ टॉपिक कम आएंगे। और भाषा सेकंड पर है जो भाषा आपके लिए आसान हो। अब आपके संदर्भ में है वो बात है। अब जैसे मेरे संदर्भ में मुझे संस्कृत और अंग्रेजी कठिन लगते हैं, तो वो मेरा संदर्भ हो गया। अब आपका संदर्भ क्या कहता है, जैसे आपके संदर्भ में हिंदी कठिन है तो आप उसे फर्स्ट पर रख लो। यहां पर बात कहने की एक ही मुद्दा है कि आपको जो भाषा आपके लिए कठिन हो उसको आपको पहले भाग में रखना है, भाग सेकंड में जो भाषा आपके लिए आसान हो वो रखनी। बस यही फैक्ट है आपको आपके लिए। ओके, तो चलिए अब तक हमने साइकोलॉजी और भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड के बारे में चर्चा की है। अगर आप एक बता देता हूं कि भाषा में आपको कौन सी किताब कहां से पढ़नी है, तो व्याकरण की किताब है कक्षा 9 से 12 तक की, जो पुरानी आरबीएससी की किताब है, जिसकी आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। और वो पीडीएफ आपको कैसे प्राप्त करनी होती है उसके बारे में मैंने एक वीडियो पहले ही बना रखा था कि जो आरबीएससी की जो पुरानी किताबें हैं वो आपको कैसे डाउनलोड करनी है, कैसे प्राप्त करनी है। तो वीडियो वो आप वहां से देख करके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और अगर नहीं मिलती है तो अगर आप वहां से नहीं डाउनलोड कर पाते हो तो आप जैसे ई मित्र वाले उनके पास चले जाओ, वो डाउनलोड करके देते हैं, या किसी बुक डिपो के पास चलो जो वहां पर हो सकता है कि उसकी फोटोकॉपी आपको प्राप्त हो जाए, तो आप वो वहां से प्राप्त कर सकते हो। और संस्कृत में भी जो 9वीं और 10वीं में जो व्याकरण की किताब लगती है वही आपको पढ़नी है। आरबीएससी की तो लेनी है, इसके अलावा अगर एनसीईआरटी की आपको व्याकरण की किताब मिलती है संस्कृत और हिंदी तो वो दोनों ही लेनी है। ठीक है, और इनके अलावा आपको व्याकरण आपको कहीं से भी किसी भी गाइड से आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्यों नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर आपका सामाजिक सब्जेक्ट बनता है तो ये भाषा वाले जो ज्ञान वाले टॉपिक है वो आपको सेकंड मेन एग्जाम में नहीं आएंगे। यहां पर आपको उतना ही ज्ञान लेना है जितना आपको पास मार्किंग नंबर चाहिए। आप अगर वो दो किताबें जैसे एक आरबीएससी की और एक एनसीईआरटी की किताबें लेते हो व्याकरण की, चाहे बात अंग्रेजी की हो, चाहे बात हिंदी की हो, चाहे बात संस्कृत की हो, अगर वो किताबें आप ले लेते हो तो आपके लिए क्या होगा कि आप 30 में से 25% आसानी से हल कर सकते हो। हमें 30 में से 30 करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि 30 करना है तो बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, और ये सिर्फ पात्रता परीक्षा है, इसके नंबर मेन एग्जाम में नहीं जुड़ते हैं। ठीक है, तो आपको व्याकरण वाली जो किताब है कक्षा 9 से 12 तक की वही आपको लानी है, वही आपके लिए उपयुक्त है। ठीक है, इसके अलावा अगर व्याकरण की कक्षा 6 से 8 तक की अगर कोई स्पेशल किताब आती है आरबीएससी या एनसीईआरटी की, अगर वो लाना चाहते हो तो वो भी लेके आ सकते हो आप। अगर आपका मन नहीं भरता है कि ये सिलेबस कम है और इनसे हमारा नहीं हो पाएगा, तो अगर अगर आपको खुद को विश्वास करना है, किताबों की संख्या ही बढ़ानी है, तब आप आरबीएससी एनसीईआरटी की कक्षा 6 से 8 तक की जो व्याकरण की किताब आती है हिंदी संस्कृत अंग्रेजी की, वो आप रख सकते हो। परंतु ज्यादा बड़ा से
मोटी मोटी बात यही है कि आपको 9 से 12 तक की जो व्याकरण की किताब है वो ही आपके लिए उपयुक्त रहेगी, वो ही आपके लिए बेस्ट रहेगी। क्योंकि इसमें सिलेबस में ये नोट डाल के ये स्पष्ट रूप से लिखा था कि रीट की परीक्षा होती तो 8वीं तक है, यानी कि प्रारंभिक स्तर तक होती है, लेकिन पेपर का जो लेवल है वो 12वीं तक का बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें कोई भी स्टूडेंट अभ्यर्थी उस पर ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकता है। ये नोट डाल करके जब भी सिलेबस जारी हुआ था तब उन्होंने पहले ही ये बात बता दी थी। ठीक है, उसमें 30-30 प्रश्न है, 30-30 अंकों के। तो सलाह के लिए आपको क्या है कि भाषा के लिए आरबीसी और एनसीईआरटी के साथ व्याकरण और पिछले वर्षों के जो प्रश्नों का अभ्यास है वो भी आपको एक बार कर लेना चाहिए। ठीक है, प्रश्नों का अभ्यास तो हम बाद में करेंगे, पहले हमें इनका अध्ययन करना है। ठीक है, चलिए, तो 90 नंबरों की हमारी चर्चा होगी है, भाग 1, भाग 2, भाग 3, 90 प्रश्न 90 अंकों के। अब बचे हैं हमारे 60 प्रश्न 60 अंकों के। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि जैसे सामाजिक विज्ञान वाले अभ्यर्थियों के लिए स्पष्ट रूप से ये क्लास है, विशेषकर से जैसे पहला टॉपिक था भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता वाला टॉपिक, ये इतिहास वाले टॉपिक है, शुरुआत वाले 3। तो इसमें आपको कौन सी किताबें पढ़नी है? एक तो आपको आरबीएससी कक्षा 12 की जो मॉडल है 2019 का, कौन सा है? 2019 में भारत का इतिहास नाम से एक किताब आती थी, वो आपको पढ़नी है। अगर हो सकता है कि ज्यादातर जो पुराने अभ्यर्थी तैयारी करें उनके पास तो मिल जाएगी, अगर नहीं मिलती है तो उसका एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, आप वहां से उसे देख करके कैसे डाउनलोड कर सकते हैं किताब को, और उसके बाद में आप उसके प्रिंट निकलवा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको एक एनसीईआरटी की किताब है वो भी ध्यान में रखनी है। एनसीईआरटी की किताब है कक्षा 12 की जो वर्तमान में चल रही है, उसका भाग नंबर 1 ही आपको लेना है। वैसे इतिहास में आपको कौन कौन सी किताबें लानी है वो मैं बता देता हूं। एक कक्षा 12 की आरबीएससी की किताब, और उसके अलावा एनसीईआरटी की जो वर्तमान में चल रही है, इतिहास के 3 पार्ट है इसमें, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, वो तीनों पार्ट आपको लेकर आने हैं। और इसके अलावा आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत, ये कक्षा 11 और 12 की 2 किताबें आती है। जिस प्रकार है ये आरबीएससी की किताब है, आजादी के बाद का जो स्वर्णिम भारत है, 11वीं वाला भाग है और 12वीं वाला भाग 2, ये किताबें आपकी लेकर आनी है। जिस प्रकार हमारा राजस्थान है कक्षा 6 से 8 तक, 9वीं में इतिहास से संबंधित है, क्रांतियों से संबंधित घटनाएं या जनजागृति आंदोलन से संबंधित है। कक्षा 10 वाली राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति से संबंधित है। उसी प्रकार आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग 1 और भाग 2 है, कक्षा 11 और 12 में लगती है। वर्तमान में भी वो किताबें चल रही है, तो वो आसानी से आपको मिल जाएगी। तो ये इतनी किताबें आपको इतिहास के लेकर के आनी है। इसके बाद में जैसे मौर्य और गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल है, तो इसका अध्ययन आपको कक्षा 12 की जो आरबीएससी की किताब है 2019 का मॉडल है, इससे ही आपको अध्ययन करना है। ज्यादातर टॉपिक आपको इन सभी किताबों से जो मैंने नाम बोले हैं इनसे ही अध्ययन करने हैं। आगे देखते हैं, आगे है मध्यकाल एवं आधुनिक काल से संबंधित। इसमें आपको कक्षा 12 की आरबीएससी की किताबें तो आपको तीनों इतिहास के पार्ट में रखनी है, और इसके अलावा एनसीईआरटी की भाग है फर्स्ट है और एनसीईआरटी का भाग है 2। मैंने बताया था एनसीईआरटी का भाग फर्स्ट और एनसीईआरटी की भाग 2 जो कि वर्तमान में चल रही है, आसानी से मिल जाएगी, ये किताबें रखनी है। और इसके अलावा आजादी के बाद का जो स्वर्णिम भारत है कक्षा 11 का है, आरबीएससी का मॉडल है 2025 का, ये किताब है जो कि वर्तमान में भी चल रही है। आपको ये किताब भी परचेज करनी है, ये भी आपको किताब है, आपको अपने पाठ्यक्रम को कंप्लीट करने में ये किताबें आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब क्या होता है कि सभी टॉपिक हमें इन एक किताबों से नहीं मिलेंगे, कुछ टॉपिक किसी किताब से, कुछ टॉपिक किसी किताब से, और कुछ टॉपिक आपको इन सभी किताबों से नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए आपको एक गाइड लेकर के आनी है, वो है किरण पब्लिकेशन की। ये आपके अतिरिक्त अभ्यास हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि इसमें टॉपिक को थोड़ी लेवल पर जाकर के समझाया गया है। तो ये टॉपिक आपके लिए जो इतिहास से संबंधित जो भी टॉपिक है वो आपको एक बार थोड़े थोड़े कर करके इस पब्लिकेशन वाली किताब यानी कि किरण पब्लिकेशन की किताब से आपको अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर बात क्लियर हो जाती है राजस्थान भारत के इतिहास को लेकर के। ठीक है, भारत के इतिहास में आपको कहां से कैसी पढ़नी है, तो आरबीएससी की किताब रखनी है जो 2019 का मॉडल है, एक नंबर बात।
उसके बाद में एनसीईआरटी की किताबें जो कि वर्तमान में चल रही है कक्षा 12 की ही लेकर आनी है, 11 वाली किताब नहीं लेकर आनी है। 11 वाली किताब आपके लिए कोई भी काम नहीं है उस किताब का। कक्षा 11 वाली किताब का आपके लिए कोई भी महत्व नहीं है, चाहे वो आरबीएससी की हो या एनसीईआरटी को। सिर्फ और सिर्फ आपको कक्षा 12 की आरबीएससी की किताब लेकर आनी है, कक्षा 12 की लेकर आनी है। आरबीएससी 2019 मॉडल, एनसीईआरटी 2025 मॉडल, ठीक है, ये किताबें लेकर आनी है। और किरण पब्लिकेशन का जो न्यू एडिशन है वो ले आ सकते हो। अगर आपके पास पुराना एडिशन है तो वो भी चल जाएगा, क्योंकि इतिहास में ऐसा तो है नहीं कि इतिहास में परिवर्तन होता है। इतिहास में कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पर हमने इतिहास के बारे में चर्चा कर ली है। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र के बारे में। इसमें दो टॉपिक है, एक भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र है, दूसरा सरकार का गठन एवं कार्य, ठीक है। इसके लिए सर्वोत्तम पुस्तकें कौन सी है? एनसीईआरटी कक्षा 9 जिसका नाम है लोकतांत्रिक राजनीति भाग फर्स्ट, एनसीईआरटी कक्षा 10 जिसका नाम है लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2, ठीक है। और इसके अलावा आपको एनसीईआरटी कक्षा 12-11 की किताब है भारत का संविधान सिद्धांत एवं व्यवहार, ठीक है। ये 3 किताबें आपको लेकर आनी पड़ेगी। ये किताबें आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो पिछला एग्जाम हुआ था इसमें इन किताबों से बेहद सारे प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। अब कुछ टॉपिक मैंने बताया था, जैसे कि बाल संरक्षण से संबंधित है, लैंगिक भेदभाव से संबंधित है, जिला प्रशासन से संबंधित है। ये टॉपिक आपको इन तीनों किताबों में नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए आपको ज्ञान वितान पब्लिकेशन की जो राहुल चौधरी सर है उनकी किताब है वो लेकर के आनी है। ये गाइड आपके लिए एक्स्ट्रा यानी कि अतिरिक्त अभ्यास होता है उसमें महत्वपूर्ण रहेगी, ठीक है। तो आपको ये सभी किताबें लेकर के आनी होगी राजनीति वाले यानी कि संविधान वाले पार्ट को कंप्लीट करने के लिए। ज्ञान वितान राहुल चौधरी है, ये किताब आपको चाहिए। और इसके अलावा जैसे एनसीईआरटी की कक्षा 9, 10, 11 तीनों की किताबें, और इसके अलावा आपको ज्ञान वितान राहुल चौधरी वाली किताब ही लेकर आनी है। आरबीएससी वाली किताबें आपको जरूरी नहीं है, ठीक है। क्योंकि संविधान वाली किताब में मैंने ज्ञान वितान वाली क्यों बताई है, जैसे मैंने शुरू में बता दिया था कि आपको 70% जो पेपर आता है वो ज्ञान पर आधारित है। वो ज्ञान आपको इन एनसीईआरटी की किताबों और आरबीएससी की किताबों से मिलेगा, परंतु 30% जो ज्ञान है वो आपको तथ्य पर आधारित होगा। और वो आपको सिर्फ कहां पर मिलेगा? इन गाइडों से मिलेगा। और राहुल चौधरी की सर की जो ज्ञान वितान की किताब है वो ही वर्तमान में सबसे बेस्ट है, सर्वोत्तम है। तो आपको वो वहां से ही पढ़ना होगा। ओके साथियों, तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं भूगोल के बारे में। भूगोल के बारे में कोई भी गाइड नहीं लेकर आनी है, सिर्फ आपको किताबें लेकर के आनी है। वो मैं बता देता हूं। जैसे पृथ्वी एवं हमारा पर्यावरण है, इसमें पृथ्वी से संबंधित जैसे अक्षांश, देशांतर, वायुदा, पेटियां, चक्रवात, प्रतिचक्रवात है, सौरमंडल, परिमंडल, वायुमंडल, प्रदूषण से संबंधित ये सभी टॉपिक आपको 2 किताबों से मिलेंगे। कक्षा 11 की भूगोल जो कि आरबीएससी की किताब है मॉडल 2019, और कक्षा 11 की वर्तमान में जो एनसीईआरटी की किताब चलती है भौतिक भूगोल की मूल सिद्धांत। ये 2 ही किताबें आपको लेकर आनी है। इससे आपका पृथ्वी से संबंधित, भूगोल से संबंधित जो जितने भी टॉपिक है वो सभी कंप्लीट हो जाएंगे। कक्षा 11 भूगोल आरबीएससी मॉडल 2019 में मिलेगी आपको ये किताब। और एनसीईआरटी की जो भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत है ये किताब आपको वर्तमान में किसी भी बुक डिपो से प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो ये भूगोल वाले टॉपिक की क्लासें हैं, सिर्फ 2 ही रखनी है। आगे देखते हैं भारत का भूगोल वाली क्लासें। इसमें आपको वही सेम ही किताब है ऊपर वाली। एक तो कक्षा 11 की आरबीएससी की किताब, जो कि प्रारंभ में क्या होता था कि जब आरबीएससी का मॉडल चलता था तब एक ही किताब थी, जैसे भूगोल विषय की एक ही थी। अब क्या हो गया कि भूगोल विषय की 2 हो गई है, भूगोल विषय की 2 और प्रैक्टिकल के समेत 3 किताबें हो गई है, ठीक है। इसी प्रकार इतिहास की प्रारंभ में एक ही किताब थी आरबीएससी में, वर्तमान में एनसीईआरटी में उसके 3 पार्टों में बांट दिया गया, ठीक है। भारत का भूगोल कक्षा 11 की आरबीएससी और प्लस 11 की भौतिक पर्यावरण के नाम से एक किताब है एनसीईआरटी की, जो कि वर्तमान में चल रही है। ये किताब आपको लेकर आनी पड़ेगी,
ठीक है। इसके अलावा विशेष रूप से आपको कक्षा 6 से लेकर के 10 तक के भूगोल की सभी पुस्तकें अवश्य पढ़नी है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक इसमें दिए हुए हैं, परंतु दिए हुए छोटे छोटे रूप में है। अब हमारा जो पेपर है वो रीट लेवल यानी कि 8वीं तक का है, तो हो सकता है कि हम क्या है कि कठिन कठिन लेवल स्तर की किताबें पढ़े, जैसे नोट्स में नोट डाल के यही लिखा गया था पाठ्यक्रम में कि कक्षा 12 तक का आ सकता है। तब हमारा दिमाग ये चलेगा कि हमें तो 9वीं 12वीं वाली किताबें पढ़नी है, 6 से 8 वाली किताबें हमको नहीं पढ़नी है। आपको ऐसा नहीं करना है। कक्षा 6 से लेकर के 10वीं तक की जो भूगोल की किताब आती है वो आपको पढ़नी है, और मैंने भी पढ़ी है। ये किताबें बेहद ही शानदार है, बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए ये किताबें बहुत ही शानदार है, क्योंकि एनसीईआरटी की विशेषता क्या है कि इसमें पाठ्यक्रम को बहुत ही विस्तृत रूप में रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको समझने में बड़ी ही आसानी रहेगी, इसीलिए इस चीज को बहुत ज्यादा विस्तृत रूप में रखा गया है। तब आपको सजेशन यही है मेरा कि आपको 6 से 10 की भूगोल की किताब आपको अवश्य पढ़नी है। पृथ्वी से संबंधित भूगोल के टॉपिक हैं, और उसके अलावा भारत के भूगोल में, जिसमें भारत के भौतिक स्वरूप, मृदा, जलवायु, वन, प्रकृति, वनस्पति, ये सभी टॉपिक है। तो ये आपको कक्षा 6 से लेकर के 10 तक की जो भूगोल की किताब है वो, और उसके अलावा कक्षा 11 की जो भूगोल की किताब है, आरबीएससी वाला मॉडल भी आपको ध्यान में रखना है, और एनसीईआरटी वाला मॉडल भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है भूगोल विषय को लेकर के। इसके अलावा कोई भी गाइड आपको लेकर नहीं आई, नहीं लेनी है। ठीक है, चलिए आगे आगे देखते हैं राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल में आपको आरबीएससी के जो वर्तमान में किताबें चल रही है कक्षा 6 से 8 तक की, कि हमारा राजस्थान ऐसे करके किताब का नाम है, वो आपको पढ़ना है। उसमें छोटी छोटी चीजें दी गई है, परंतु वो चीजें आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा आपको हरिमोहन सक्सेना की जो राजस्थान भूगोल से संदर्भ के जो नया एडिशन है वो लेकर के आना है, क्योंकि भूगोल में कुछ आंकड़े परिवर्तन होते रहते हैं, तो आपको ये नया वाला एडिशन है वो ही लेकर के आना है। ठीक है, तो ये हो गया राजस्थान के भूगोल के बारे में। भारत का भूगोल कक्षा 11, पर्यावरण, पृथ्वी के पर्यावरण से संबंधित जो भूगोल है कक्षा 11 की आरबीएससी प्लस एनसीईआरटी। भारत का भूगोल है आरबीएससी कक्षा 11 की और एनसीईआरटी कक्षा 11 की, और इसके अलावा कक्षा 6 से 10 तक की जो एनसीईआरटी की वर्तमान में चल रही है वो पढ़नी है। राजस्थान के भूगोल को लेकर के कक्षा 6 और 8 तक हमारा राजस्थान प्लस हरिमोहन सक्सेना की जो किताब है वो आपको पढ़नी है। ठीक है, यहां तक हमने भूगोल के बारे में भी चर्चा कर ली है। अब हम आगे चलते हैं, राजस्थान के इतिहास के बारे में पढ़ने हैं। राजस्थान का इतिहास हो या कला संस्कृति हो, वो सिर्फ आपको ऑनलाइन क्लासें लगानी है आपनो सिलेक्शन पॉइंट से, और इसके अलावा ऑनलाइन क्लासें होगी, और इसके अलावा आपनो सिलेक्शन पॉइंट के जो हस्तलिखित नोट्स हैं वो ही आपको पढ़ने हैं, और कहीं से भी आपको नहीं पढ़ना है। क्योंकि राजस्थान का इतिहास है, अभी जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था उसमें जितने भी प्रश्न आए थे वो सभी के सभी, जैसे वो फर्स्ट पार्ट वाला पेपर था या सेकंड पार्ट वाला पेपर था, और इसके अलावा जो पेपर हुआ था लेब असिस्टेंट का फर्स्ट और सेकंड साइंस और ज्योग्राफी वाला, उसमें जितने भी प्रश्न पूछे थे, चाहे 13 हो, चाहे 14 हो, या 6 हो या 7 हो, वो सभी प्रश्न राजस्थान के इतिहास में जो आपनो सिलेक्शन पॉइंट के जो नोट्स हैं और ऑनलाइन क्लास है उसी से आए थे, और जिसके संबंधित में हमने एक वीडियो भी बना करके आपको अवगत करवाया था। ठीक है, तो ये सभी आपको यहां से पढ़ने हैं और कहीं से भी नहीं पढ़ने हैं। राजस्थान इतिहास का जो नोट्स है वो मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है और व्हाट्सएप पर भी एक चैनल बना है, ग्रुप है, वहां पर आप सभी को जोड़ कर शेयर कर देंगे। ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर मैं नीचे दे दूंगा, लिंक भी दे दूंगा, आप वहां से उसे जुड़ सकते हो। बात कला संस्कृति की बात है तो कला संस्कृति में भी इतिहास की तरह है, हमारी क्लासें लगातार चल रही है। हमने लोक देवता, लोक देवियां यानी कि धर्म से संबंधित जो मुद्दे थे, लोक संत, उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में हम स्थापत्य कला वाला टॉपिक चल रहा है, जिसमें हमने दुर्ग और किले, महल, हवेलियां, छतरियां, मस्जिद, मकबरे और स्मारक है, इन सभी को कंप्लीट कर लिया है। मंदिर वाला जो टॉपिक है वो चल रहा है, और उसकी एक ही वीडियो बाकी है, और 4 वीडियो हमने अपलोड कर दी है। ठीक है, तो इसे स्थापत्य वाला टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में जो टॉपिक है वो ज्यादा बड़े नहीं है, टॉपिक बड़े थे वो हमने प्रारंभ में ही कर दिए। ठीक है, उनका अध्ययन
मुकेश तौरी सर यानी कि स्वयं में मेरे द्वारा लगातार करवाया जा रहा है। ठीक है, तो कला संस्कृति वाले भी ऑनलाइन क्लास है और इसके अलावा हस्तलिखित नोट से ही आपको पढ़ना है और कहीं से भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब बात करते हैं शिक्षा शास्त्र से संबंधित मुद्दे। इसमें आपको 2 किताबें रखनी है, एक तो अवनी पब्लिकेशन जो विशेष करके रीट पात्रता परीक्षा से संबंधित है, गाइड है, और इसके अलावा त्यागी पब्लिकेशन, ये सामूहिक रूप से आती है, ये किसी भर्ती वैकेंसी को लेकर के नहीं है, ये रेंडमली आती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है। इसमें शिक्षा शास्त्र के जो भी मुद्दे हैं वो आपको यहाँ से इन 2 किताबों से पढ़ने हैं और कहीं से भी आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है साथियों, तो ये है हमारा आज का रीट पात्रता परीक्षाओं के लिए एक विश्लेषण, और इनके द्वारा हम आसानी से हमारी जो रीट पात्रता परीक्षा है उसको क्लियर कर सकते हैं, पात्र हो सकते हैं और रीट के मेन एग्जाम के लिए हमें एलिजिबल या योग्य हो सकते हैं। अगर आपने जो मार्गदर्शन मैंने बताया है, अगर आप इसी मार्गदर्शन में रहते हो तो आप निसंकोच होकर के जो किताबें मैंने बताई है वो आप अभी उपलब्ध करवा के रख लो और तैयारी में लग जाओ। और जल्द से जल्द हम टेस्ट सीरीज शुरू करने वाले हैं जो कि मेन पेपर की होगी, रीट मेन की टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे। पात्रता वाली है वो आपको मैं साथ साथ में बताता रहूंगा क्यों वो कहां से पढ़नी है। ठीक है, हमारा जो मूल टारगेट है रीट मेन वाला है। ठीक है, पात्रता वाली इतना ज्यादा आसान कठिन नहीं होता है, क्योंकि उसमें जैसे भाषा वाले 60 प्रश्न आते हैं तो उसमें हम लगभग 50 नंबर तो हम वहीं से ले आते हैं। अब जो सब्जेक्ट वाला मुद्दा है जैसे सामाजिक वाला है, तो वो उसके लिए हमें क्या करना है कि उसकी जो गाइडेंस है, जो रणनीति है, वो हमने आपके सामने रख दी है। यानी कि हमने 1% से लेकर के 150% तक का जो रास्ता था, मार्ग था, वो हमने आपके सामने बड़े ही स्टिक रूप से और बड़े ही आसान शब्दों में और बड़े ही शानदार तरीके से आप सभी के सामने रख दिया है। अब आपको तैयारी किस प्रकार करनी है वो मैंने आपको बता दिया है। अब आप उस पर कितना अमल करते हो वो आपकी जिम्मेदारी है, और मैं यही कहता हूं कि आप 100% हम पर विश्वास करेंगे तो हम आपको 100% देंगे। आप हमारे लिए 100% हो तो हम भी आपके लिए 100% रहेंगे, आपके लिए उतनी ही ज्यादा मेहनत करेंगे। ठीक है साथियों, तो ये हमारा आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे इसी प्रकार के नए वीडियो से और राजस्थान के कला संस्कृति और इतिहास से संबंधित अगर मुद्दों का अध्ययन करना है तो आप लगातार हमसे जुड़े रहें और ये क्लास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगी। ठीक है साथियों, और कॉन्टेक्ट नंबर है और टेलीग्राम चैनल है वो भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उस वहां से जाकर के ऐड हो सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल आपनो सिलेक्शन पॉइंट परिवार का एक सदस्य बन सकते हो। ओके साथियों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल आपनो सिलेक्शन पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। आप अपने जो भी सगे भाई बहन जो भी दोस्त है वो जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी बताइए और वो भी इस चैनल से जोड़िए। ये चैनल आपके लिए पूर्ण रूप से निःशुल्क रहेगा। ठीक है, हाँ, अगर हम ऑफलाइन जैसे टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे तो उसका जो चार्ज होगा वो बहुत ही कम रहेगा, बहुत ही कम चार्ज रहेगा। ठीक है, वो हम आपको बाद में बता देंगे। जैसे हम हमारी पूरी टीम है वो काम पर लगी हुई है। पहले हम विस्तृत पाठ्य चर्चा पर चर्चा करेंगे कि इसे 4 महीनों में कंप्लीट करना है या 3 महीनों में, अभी एग्जाम है नहीं, तो उनके लिए भी हम देख लेंगे कि कितने महीनों में कोर्स कंप्लीट करवाना है। आपके सामने भी रखा जाएगा, आप अपने विचार रख सकते हो। और एक बात और है कि रीट परीक्षा को लेकर के जो जानकारी है वो मैं बता देता हूं कि अब आपको रीट की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की अभी वैकेंसी आने की संभावना बहुत कम है। इस साल के या अगले साल के शुरुआत में अभी तक कम है संभावना। क्यों संभावना कम है? क्योंकि सेकंड ग्रेड का एग्जाम था और फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम था, उसमें दोनों में पद बढ़ा दिए हैं, तो हो सकता है कि 1 साल तक भर्ती ना हो, ये ऐसी संभावना है। और अभी जैसे पंचायती राज के चुनाव होने हैं तो पेपर तो वैसे अभी नहीं होने हैं, परंतु जो पहले पेपर होगा वो रीट का ही पेपर होगा। जो पहले पेपर होगा वो रीट का ही पेपर होगा, क्योंकि रीट में पद बहुत कम थे और सीटें भी बहुत ज्यादा खाली होगी, क्योंकि डीपीसी होने वाली है, प्रमोशन होने वाला है थर्ड ग्रेड वालों का सेकंड ग्रेड में, तो पोस्टें वैसे ही खाली हो जाएगी। तो उनकी मांगों को पूरे करने के लिए रीट की एक वैकेंसी करवानी पड़ेगी और वो भी बहुत बड़े स्तर पर होगी।
30,000 या 40,000 तक आपको वो करवानी ही पड़ेगी। या हो सकता है कि साल है या 6 महीने रुक करके चुनावों के बाद में सरकार घोषणा कर दें, तो आप अभी से तैयारी को शुरू रख लें। अभी तक इसके बारे में कोई भी ऑथेंटिक न्यूज नहीं आई है, कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया। हम सिर्फ अपने कॉमन सेंस के बारे में ध्यान में रखते हुए ये चर्चा करें। क्यों? क्योंकि सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो गया और उसमें पहले पद कम थे, फिर पद बढ़ा दिए। अगर पद वही कम रखते तो हम ये अनुमान लगा सकते थे कि अगले साल इस प्रकार की भर्ती और करवाएंगे। और यही घटना सेम फर्स्ट ग्रेड में थी, परंतु रीट में उन्होंने ऐसा नहीं किया। रीट के जो मूल पद थे 7,000 थे वो ही रखे थे, उसमें कोई भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की थी। एक कारण। दूसरा कारण कि रीट वालों की अब डीपीसी यानी कि प्रमोशन होने वाला है सेकंड ग्रेड में, तो यह दूसरा कारण है। ठीक है, तो ये वो दो मुख्य आधार है जिसके बारे में हम अनुमान लगा सकते हैं कि रीट की वैकेंसी आने वाली है, जल्दी आएगी और वैकेंसी भी क्या होगी कि एक बड़े स्तर पर होगी। तो आपको अभी से शुरू कर देनी है तैयारी और लगातार तैयारी करते रहना है। बीच में किसी भी प्रकार का विश्राम आपको नहीं करता है। बीच में विश्राम का ऐसा नहीं है कि महीने छोड़ दिए, वो भी वाला विश्राम नहीं। अगर 2-4 दिन इधर उधर हो जाते हैं तो वो चलता रहता है, घर में काम भी हो जाता है तो वो भी चलता रहता है, कोई बात नहीं। परंतु आपको 1 महीने या 2 महीने तक तैयारी नहीं छोड़नी है, क्योंकि पढ़ाई की एक खासियत है, अगर आपने 15 से 20 दिनों से छोड़ दिया तो आपको ऐसा लगेगा कि वो आप सभी भूल गए हो, और यही खासियत है पढ़ाई की। तो आपको लगातार पढ़ाई करते रहना है। अगर आपके घर में काम हो, कुछ ऐसी घटनाएं घट जाए, तब भी आपको क्या होगा, घंटे 2 घंटे तो आपको पढ़ना ही है। पढ़ाई से आपको लगातार जुड़ा रहना है। ओके साथियों, तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार की बेहद शानदार जानकारियों के साथ। आप अभी हमारे यूट्यूब चैनल अपना सिलेक्शन पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, और यहाँ पर आपको बेहद ही शानदार शिक्षा विभाग से संबंधित और राजस्थान जीके से संबंधित क्लासों का अध्ययन करवाया जा रहा है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।